ठीक है बच्चों, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अब रिफ्रैक्शन, है ना। तो यहाँ ये एक ऐसा फिनोमेना है जिस फिनोमेना के अंदर लाइट आपकी रिफ्लेक्ट नहीं होगी। लाइट क्या नहीं होगी? रिफ्लेक्ट नहीं होगी, रिफ्रैक्ट होगी। क्या होगी? रिफ्रैक्ट होगी। ठीक है, रिफ्लेक्ट का मतलब था अब्दुल भाई कि अगर कोई लाइट रे किसी एक प्लेन पे आकर के इंसिडेंट हो, ठीक है, और वो प्लेन हमारा मिरर हो, वो प्लेन क्या हो आपका? मिरर हो। ठीक है, तो वो जो लाइट होती है वो सेम मीडियम में नॉर्मल के साथ में उतना ही एंगल बनाती हुई जितना एंगल आते वक्त बनाया था रिफ्लेक्ट हो जाती है। क्या हो जाती है? रिफ्लेक्ट हो जाती है और वापस चली जाती है। ठीक है, इसमें लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में नहीं जाती। लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में नहीं जाती। ठीक है, देखो एक हल्का सा हम डिस्टिंग्विश करेंगे रिफ्लेक्शन को और रिफ्रैक्शन को। ठीक है, सपोज ये आपका कोई एक मिरर है जिया, ये क्या चीज है बेटा? एक मिरर है ना। अब इस मिरर के ऊपर हमने क्या किया, एक आप ले लो परपेंडिकुलर, मिरर के ऊपर क्या ले लो बच्चों? एक परपेंडिकुलर ले लो। ठीक है, सपोज हमने यहाँ पे एक बेटा परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ये क्या चीज है? परपेंडिकुलर है जो 90 डिग्री पे होता है सरफेस की। सरफेस की कितने डिग्री पे होता है? 90 डिग्री पे। ठीक है ना, तो अगर ये आपका 90 डिग्री पे है और कोई लाइट रे, है ना, कोई एक लाइट रे इंसिडेंट होती है बेटा इसके ऊपर, कोई लाइट रे क्या होती है? इस तरह से ये इंसिडेंट हुई, है ना। सो डेफिनेटली इसने कोई ना कोई एंगल बनाया होगा। डेफिनेटली इसने क्या बनाया होगा? कोई ना कोई एंगल बनाया होगा। ठीक है, तो फिर ये जाते वक्त भी उतना ही एंगल बनाएगी और सेम मीडियम में वापस चली जाएगी। सेम मीडियम में क्या हो जाएगी? वापस चली जाएगी। ठीक है ना, तो क्या किया इसने यहाँ पे? इसने नॉर्मल के साथ में बेटा एक इंसिडेंट एंगल बनाया और फिर जाते वक्त एक और एंगल बनाया जो रिफ्रैक्शन एंगल या रिफ्लेक्शन एंगल आपका कहलाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। ये फिनोमेना कहलाता है हमारा क्या? रिफ्लेक्शन। ये फिनोमेना क्या कहलाता है? रिफ्लेक्शन। इसमें जो लाइट थी वो एयर से एयर में ही रही, है ना, उसका मीडियम चेंज नहीं हुआ। ठीक है ना, बट जब हम रिफ्लेक्शन की बात करेंगे, रिफ्रैक्शन की जब हम बात करेंगे, तो यहाँ थोड़ी सी कंडीशंस आपकी चेंज हो जाएंगी। अब यहाँ दो मीडियम इन्वॉल्व हो जाएंगे। कितने मीडियम इन्वॉल्व होंगे? दो मीडियम। ठीक है, अब वो उन दो मीडियम में एयर आपकी कई बारी कॉमन रहेगी। ठीक है, कभी आपका दूसरा मीडियम वाटर हो सकता है, कभी आपका दूसरा मीडियम कोई ग्लास हो सकता है या फिर वो कोई बेंजीन सॉल्यूशन हो सकता है, या फिर आपका कोई भी अदर ट्रांसपेरेंट मीडियम हो सकता है। ठीक है, चाहे वो आपका डायमंड ही क्यों ना हो। क्लियर हो गई इतनी बात? यहाँ तक की बात सबको क्लियर है ना। अब देखते हैं बेटा, सपोज हमने क्या लिया बेटा? सेकंड मीडियम अपना ग्लास ले लिया। सेकंड मीडियम क्या ले लिया? ग्लास ले लिया। ठीक है, और प्राइमरी वाला जो मीडियम था या जो हमारा इनिशियल वाला मीडियम था वो क्या थी बेटा? एयर थी। वो क्या थी? एयर थी। ठीक है, अब क्या होगा? जैसे ही कोई लाइट रे इंसिडेंट होगी तो उस इंसिडेंट होने से पहले ना हम हमेशा एक नॉर्मल बनाते हैं बच्चों। क्या बनाते हैं? हम एक नॉर्मल बनाते हैं। नॉर्मल हमें क्या बताता है कि कितना एंगल आते वक्त बना और कितना जाते वक्त बना। ठीक है, तो सपोज करो ये हमने क्या कर लिया? एक नॉर्मल बना लिया। क्या बना लिया हमने? नॉर्मल बना लिया। ठीक है, अब क्या होगा? एक लाइट रे इंसिडेंट होगी बच्चों। क्या इंसिडेंट होगी? एक लाइट रे इंसिडेंट होगी। ठीक है, सपोज करो लाइट रे आपकी इस पॉइंट से आई। ठीक है, ठीक है बेटा, ये देखो ये लाइट रे हमारी इस पॉइंट से इस पे इंसिडेंट हुई। ठीक है ना, तो ये क्या हो गई? आपकी इंसिडेंट रे। क्या हो गई आपकी? ये इंसिडेंट रे हो गई, है ना। अब इसको होना क्या था? इस लाइट को तो सीधा जाना चाहिए था, है ना। इस लाइट को कहाँ जाना चाहिए था? इस तरह से ये सीधा जाना चाहिए था। ठीक है, देखो ये सीधी है, एक दूसरे के पैरेलल आ रही है, ना पैरेलल। ठीक है, तो इसको जाना तो यहाँ था, है ना, लेकिन क्योंकि मीडियम क्या है बेटा? ये एयर है ना। ये मीडियम क्या आपका? एयर है। तो अब देखो इस एयर में स्पीड ऑफ लाइट अलग होगी और ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी बच्चों? अलग होगी। ठीक है, तो दोनों में स्पीड ऑफ लाइट अलग अलग होने की वजह से इसकी स्पीड चेंज होगी और स्पीड चेंज होने से पाथ भी चेंज होगा। स्पीड चेंज होने से क्या चेंज होगा? पाथ चेंज होगा। ठीक है, तो हम रीजन में बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो लाइट रे को बेटा जाना तो यहाँ था, लेकिन ये जो मीडियम था ये हमारा रेरर मीडियम था। ये कैसा मीडियम था? रेरर। ठीक है, और ये जो मीडियम है ये कैसा है? ये डेंसर मीडियम है। रेरर का मतलब क्या? खुला। ठीक है, जिसके पार्टिकल्स काफी दूर दूर है। जिसके पार्टिकल क्या है? काफी दूर दूर है, या फिर इन सिंपल लैंग्वेज आप उसको इजी मीडियम कह सकते हो। क्या कह सकते हो? इजी मीडियम, जिसमें लाइट को पास होने के लिए ज्यादा डिफिकल्टी फेस नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, अब जो डेंसर मीडियम होगा वो थोड़ा घना मीडियम होगा। ठीक है, डेंसर का मतलब भी क्या होता है? घना। क्लियर?
तो घने मीडियम के अंदर लाइट रेस को ज्यादा डिफिकल्टी फेस करनी होगी, ठीक है, लाइट रे को क्या करनी होगी, ज्यादा डिफिकल्टी फेस करनी होगी, जिसकी वजह से उसकी स्पीड भी चेंज होगी और उसका पाथ भी चेंज होगा। ओके, उसकी स्पीड भी चेंज होगी और उसका पाथ भी चेंज होगा, ठीक है, दोनों चीजें चेंज होंगी। तो जैसे ही वो रेयर मीडियम से लाइट रे आई, अब उसको जाना तो इस लाइन में चाहिए था अगर ये मीडियम नहीं होता, लेकिन इस मीडियम के होने की वजह से, क्योंकि वो डेंसर मीडियम के अंदर आ रही है, किसके अंदर आ रही है, डेंसर मीडियम के अंदर आ रही है, ठीक है, तो वो शॉर्टेस्ट पाथ कवर करेगी। क्या कवर करेगी, शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है। अब आप मुझे एक छोटा सा एग्जांपल बताओगे, जैसे मान लीजिए हमारे पास है बेटा एक बॉक्स है, ठीक है, या फिर ये एक रेक्टेंगुलर हमारा, या फिर कोई आपका स्क्वायर कोई पार्क है, ठीक है, मुझे इसमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना है शॉर्टेस्ट पाथ में, किसमें जाना है, शॉर्टेस्ट पाथ में मुझे जाना है, ठीक है। मान लो मैं यहाँ हूँ, अभी मैं कहाँ हूँ बेटा, यहाँ हूँ, ठीक है, और मुझे जो है ना इस वाले किनारे पे पहुंचना है और मुझे शॉर्टेस्ट पाथ कवर करना है। क्या कवर करना है, शॉर्टेस्ट पाथ। तो मैं कैसा आऊंगा, अर्शिया बता रही है देखो, बिल्कुल सीधा आऊंगा, ठीक है, कैसे आऊंगा, बिल्कुल सीधा आऊंगा, ठीक है ना। लेकिन अगर हमारी पहले की ये जो लाइट है ये किस तरह से आ रही है, देखो ऐसे आ रही है, तो जाहिर सी बात है ये पाथ कैसा होगा, इससे बड़ा होगा, इस वाले से बड़ा पाथ कौन सा होगा, ये होगा, ठीक है ना। तो जब स्पीड ऑफ लाइट घटती है तो लाइट रे अपने पाथ को क्या कर देती है, छोटा, अपने पाथ को क्या कर देती है, छोटा कर देती है या चेंज कर देती है, ठीक है। तो छोटा कब होगा, जब वो नॉर्मल की तरफ आएगी या नॉर्मल से दूर जाएगी, बताओ, है ना। अब रटना तो नहीं पड़ेगा ना, पहले क्या था, हमने रटा हुआ था, पहले क्या क्या कर रखा था, रट रखा था कि भाई वो नॉर्मल के पास आती है, क्यों आती है इसका जवाब होना चाहिए, ठीक है, क्यों आती है इसका जवाब होना चाहिए, क्योंकि पाथ कैसा करना है, छोटा, पाथ कैसा करना है, छोटा पाथ करना है, ठीक है। तो अब रिफ्रैक्शन होने के बाद में, रिफ्रैक्शन होने के बाद में बच्चों वो जो लाइट होगी वो कहाँ आएगी, हमारी अंदर की तरफ, थोड़ी सी अंदर की तरफ आ जाएगी, कहाँ आ जाएगी, थोड़ी सी अंदर की तरफ, यानी कि ये इस तरह से। बोलो, इतनी बात क्लियर है सबको, क्लियर है। अब उसके बाद क्या होता है, जैसे ही ये बेटा बाहर निकलेगी, जैसे ही क्या निकलेगी आपकी, बाहर निकलेगी, तो अपने ओरिजिनल पाथ को फिर से फॉलो करेगी, अपने ओरिजिनल पाथ को क्या करेगी, फिर से फॉलो करेगी। अब देखो ये दोनों लाइट पैरेलल दिखनी चाहिए, दिख रही है क्या पैरेलल, बताओ, ठीक है, छोड़ दूं, यस, ठीक है, ये हो गया। आई बात समझ में, यहां तक समझ में आया, टॉपिक पूरा यही है, ठीक है। इसी टॉपिक के अंदर सारी चीजें फंसी हुई हैं, यहीं से हमें समझना है कि किस तरह से काम करते हैं, ठीक है। अगर तुम्हें ये बेसिक टर्मिनोलॉजी समझ में आ गई तो फिर पूरे चैप्टर के अंदर कोई भी डिफिकल्टी पॉइंट है ही नहीं, ठीक है, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो तुम्हें समझ में ना आए, अगर तुमने ये पॉइंट समझ लिया। बोलो यहाँ तक की बात क्लियर है, अलविरा क्लियर है बेटा पीछे, ठीक है, चलें आगे। देखो दोबारा एक बार रिवाइज करते हैं। सर रिफ्रैक्शन में कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज होती हैं, ठीक है, जिसमें सबसे पहला टर्म है हमारा मीडियम। सबसे पहला टर्म क्या अब्दुल कुदूस, मीडियम, ठीक है। तो मीडियम में एक होता है आपका रेयर मीडियम, एक होता है आपका डेंसर मीडियम। रेयर मीडियम का मतलब जिसके पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, है ना, खुला हुआ मीडियम, है ना, इजी मीडियम, जिसमें चलने में आसानी होगी, लाइट रे को एक जगह से दूसरी जगह जाने में क्या होगी, आसानी होगी, ठीक है। लेकिन जो आपका डेंसर मीडियम है उसके पार्टिकल बेटा पास पास होते हैं, इसीलिए लाइट रे को उसमें ट्रेवल करने में क्या होगी, डिफिकल्टी होगी, यानी कि वो ट्रेवल अच्छे से नहीं कर पाएगी। ये बात क्लियर हो गई। अब रिफ्रैक्शन में क्या होगा अगर कोई लाइट रे किसी मीडियम के ऊपर नॉर्मल के ऊपर इंसिडेंट होती है, कहाँ इंसिडेंट होती है, नॉर्मल के साथ में कोई एंगल बनाती हुई, है ना, एंगल मान लो बेटा, ये मान लीजिए कोई आपका एंगल है ना, नॉर्मल के साथ में इसमें कोई भी एक एंगल बनाया, एंगल ऑफ इंसिडेंट ही कहलाएगा वो भी। फिर जैसे ही वो नॉर्मल के ऊपर इंसिडेंट होगी तो मीडियम चेंज हो रहा है, मीडियम क्या हो रहा है, चेंज। पहले कैसा था, रेरर, अब कैसा है, डेंसर। तो जैसे ही वो रेरर से डेंसर में एंटर करेगी तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम, स्पीड क्या हो जाएगी, कम। तो कम स्पीड का मतलब शॉर्ट पाथ, है ना, कम स्पीड का मतलब पाथ कैसा होना चाहिए, शॉर्टेस्ट। तो खुद हमें पता लग जाएगा कि पाथ अगर हमें शॉर्टेस्ट करना है तो वो नॉर्मल की तरफ आएगी या नॉर्मल से दूर जाएगी। तो बताओ कैसे आएगी, नॉर्मल की तरफ आएगी, क्योंकि वही पैरेलल पाथ है, यानी कि जो आपका सीधा पाथ है कौन सा है, नॉर्मल वाला पाथ है। तो इसीलिए वो कोशिश करेगी कि उसके तरफ आ जाए, ठीक है, क्या कोशिश करेगी कि वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाए, ठीक है ना, किसकी तरफ बेंड हो, नॉर्मल की तरफ बेंड हो, ठीक है। इसीलिए बेटा नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, और जैसे ही जब वो इससे मीडियम से बाहर निकलेगी तो जितना अंदर की तरफ बेंड हुई थी उतना ही बाहर की तरफ बेंड हो जाएगी और बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगी उस लाइन के, जो लाइन पहले आई थी, जो लाइन क्या आई थी, पहले आई थी। लेकिन यहाँ एक चीज और हो गई, वो ये कि इस वाली लाइन का जो पाथ था बेटा वो ये था, है ना, यानी कि ये वाला पाथ था और इसका पाथ क्या हो गया ये, तो यहाँ एक इनके बीच में डिफरेंस आ गया ना,
इनके बीच में क्या आ गया, ये डिफरेंस आ गया, एक शिफ्टिंग हो गई, क्या हो गई, एक शिफ्टिंग हो गई। एंड दिस काइंड ऑफ शिफ्ट इज नोन एज पैरेलल शिफ्टिंग या लेटरल शिफ्टिंग। क्या बोलती है, पैरेलल शिफ्टिंग या लेटरल शिफ्टिंग। क्लियर है इतनी बात, ये टॉपिक क्लियर हो गया सबको, ठीक है। एक रफ कॉपी में फटाफट से ये वाला डायग्राम बनाओ जल्दी से, सारे से पॉज करो। देखो बच्चों ये टॉपिक पूरा हुआ। इस टॉपिक में हमने ये देखा कि जो आने वाली रे है ना वो आपकी क्या कहलाएगी, इंसिडेंट रे। क्या कहलाएगी, वो इंसिडेंट रे कहलाएगी। जो रिफ्रैक्ट हुई है ना, जो रे क्या हुई आपकी, रिफ्रैक्ट हुई, उसको बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे। फिर जो रे बाहर निकलेगी उसको बोलेंगे इमर्जेंट रे, उसको क्या बोलेंगे, इमर्जेंट रे, ठीक है। इसी तरह से एंगल्स भी हैं। आने वाली रे ने जो एंगल बनाया क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट। और फिर जो रिफ्रैक्शन वाली ने बनाया क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ। फिर जो जाने वाली रे करेगी वो क्या, एंगल ऑफ इमर्जेंट, ठीक है। इसको स्मॉल ई से डिनोट करते हैं, इसको आर से डिनोट करते हैं और इसको आई से डिनोट करते हैं। यहां तक की बात क्लियर है, ठीक है। ये टॉपिक पूरा हुआ। अब इसके बाद में बेटा क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। क्वेश्चन क्या आता है, व्हाट इज द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी रिफ्रैक्शन होने की वजह क्या है। तो बताओ, बता सकते हैं। गुड, पहला पॉइंट क्या है, चेंज इन स्पीड फ्रॉम वन मीडियम टू सेकंड मीडियम, ठीक है, और द अनदर मीडियम। और मेन कॉज यही है, ठीक है। मेन कॉज क्या है आपका, यही है। अब स्पीड चेंज होने से जो पाथ होता है ना वो भी क्या हो जाता है आपका, चेंज होता है, ठीक है। तो जैसे ही कोई रेयर मीडियम से डेंसर में एंटर करेगा तो स्पीड कम हो जाएगी, वो लोएस्ट पाथ को एक्वायर करेगी, यानी कि नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, ठीक है। अगर वो डेंसर से बेटा रेयर में जाएगी तो फिर उसकी स्पीड इंक्रीज होगी, इंक्रीज होने की वजह से वो अपना क्या करेगी, ग्रेटर पाथ अप्लाई करेगी, ठीक है। यानी उस पाथ को लेगी जो पाथ कैसा होगा आपका, बड़ा होगा, ठीक है। यानी कि पहले के मुकाबले कैसा हो, उसकी लेंथ ज्यादा होगी तो उस पाथ को वो एक्वायर करेगी, यानी नॉर्मल से दूर जाएगी, अबे फ्रॉम द नॉर्मल। क्लियर हो गई इतनी बात, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो बेटा, देखो बेटा एक बार नोट से रिवाइज कर लेते हैं, यहाँ कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। द फिनोमेना ऑफ चेंज इन द पाथ ऑफ अ बीम ऑफ लाइट एज इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा, द कॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन इज द चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट एज इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, ठीक है। अब यहाँ वन मीडियम टू अनदर क्या चीज है, रेयर टू डेंसर और डेंसर टू रेयर, है ना। तो स्पेसिफाइड नहीं किया, बट मतलब यही है कि रेयर से डेंसर में जाए और डेंसर से किस में आए, रेयर में आए। उसके बाद में बेटा कुछ लॉज होते हैं जिन लॉज के अकॉर्डिंग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आपका होता है। जैसे कि हमने कुछ लॉज पढ़े थे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में, है ना, वहां भी कुछ लॉज थे जिनको पूरा रिफ्लेक्शन गवर्न करता है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ रिफ्रैक्शन के लिए भी लॉज होंगे। सबसे पहला लॉ ये बोलता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल सभी के सभी क्या होंगे आपके, दो मीडियम के बीच में किसी एक सेम प्लेन में रहेंगे। किस में रहेंगे, किसी एक सेम प्लेन में रहेंगे, ठीक है। उसके बाद में सेकंड लॉ क्या बोलता है, द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल इंसिडेंट, है ना, यानी कि जो इंसिडेंट एंगल है उसका साइन और जो आपका रिफ्रैक्टेड एंगल है, जो रिफ्रैक्टेड रे है ना, उसका साइन, ठीक है ना। तो उन दोनों का रेशियो किसके बराबर होगा, किसी एक कांस्टेंट के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, किसी एक कांस्टेंट के बराबर होता है। अब वो जो कांस्टेंट है वो हमारा क्या होता है, एक बोलो क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या होता है वो आपका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, जो कि एक यूनिट है किसी मीडियम की एबिलिटी को चेक करने का कि वो लाइट रे को कितना बेंड कर सकता है, लाइट रे को कितना बेंड कर सकता है, ठीक है। उसे चेक करने का एक पैरामीटर है, क्या चीज है, उसे चेक करने का एक आपका पैरामीटर है। क्लियर है इतनी बात, समझ में आ रहा है। यानी कि अगर आपने साइन लिया किसका,
एंगल आई का और साइन लिया एंगल आर का, ये 2 बार लिख गया बेटा, इसे 1 बार लिखना है हमें, ठीक है, गलती से 2 बार लिख चुका है यहाँ। अगर उन दोनों को आपने डिवाइड किया, उन दोनों को आपने क्या किया, डिवाइड किया, यानी कि रेशियो निकाला, तो आपको एक कांस्टेंट नंबर मिलेगा और वो कांस्टेंट नंबर उस मीडियम के, वो कांस्टेंट नंबर उस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के क्या होगा, बराबर होगा। इसी लॉ को हम क्या बोलते हैं, लॉ, स्नेल्स लॉ बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो बेटा, अब जैसा कि यहाँ लिखा है 1 and 2, क्या लिखा है ये 1 and 2, तो क्या मतलब है इस बात का, इस बात का मतलब ये है कि हम क्या कर रहे हैं ना, कोई भी एक मीडियम निकाल रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, कोई एक किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं जो एक मीडियम के दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में निकलेगा। किसके रिस्पेक्ट में निकलेगा, एक मीडियम का किसी दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में निकलेगा। अच्छा, रिस्पेक्ट का मतलब जानते हैं क्या होता है बच्चों, बोलो, रिस्पेक्ट का मतलब जानते हैं क्या होता है। देखो, जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, कोई भी एक दोबारा से अपना ये स्लैब ले लिया, ठीक है, ये हमारा क्या है, ग्लास स्लैब, क्लियर हुआ। अब इस ग्लास स्लैब को अगर आपने मीडियम 2 नाम दिया, इस ग्लास स्लैब को आपने क्या नाम दिया, मीडियम 2 नाम दिया, और इसको आपने क्या नाम दिया, मीडियम 1, ठीक है, इसको क्या नाम दिया, मीडियम 1। और एग्जाम्पल के तौर पे अगर ये मीडियम 1 आपका एयर है, ये मीडियम 1 क्या है आपका, एयर है, और ये मीडियम 2 बेटा क्या है आपका, ग्लास है, ये क्या चीज है, ग्लास है, ठीक है। तो अगर मैं इस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना चाहता हूँ विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 यानी कि एयर, ठीक है, तो उसे किस तरह से लिखेंगे, बताओ, कोई बता सकता है बेटा कैसे लिखेंगे। 2-3 रिप्रेजेंटेशन है। पहली बात तो इसका सिंबल भी 2-3 है। सबसे पहला सिंबल आप एन ही यूज कर सकते हो, या फिर आप इसमें इस तरह से म्यू यूज कर सकते हो, ठीक है। हाँ, कुछ केसेस में यहाँ न्यू वैसे बना करके वी जैसा न्यू बनाते हैं, ठीक है ना, तो वो अलग अलग मीडियम हो सकते हैं। फिलहाल हम इन दो को यूज करेंगे, कितनों को यूज करेंगे, इन दो को यूज करेंगे। अब अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे मीडियम 1 का निकालना है, किसका निकालना है, मीडियम 1 का निकालना है विद रिस्पेक्ट टू 2, किसका निकालना है, मीडियम 1 का विद रिस्पेक्ट टू 2। तो इस बात का मतलब ये है कि आप मीडियम 1 के उसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लिखोगे ऊपर और मीडियम 2 को लिखोगे क्या बेटा, नीचे, ठीक है। यही आप क्या कर दो, इसे रिवर्ट कर दो, यानी कि आपको मीडियम 2 का निकालना है विद रिस्पेक्ट टू 1, तो यहाँ ये पूरा फिलिप हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा n2/n1, बिल्कुल सेम म्यू के साथ होगा, n हटके क्या आ जाएगा आपका, म्यू आ जाएगा। क्लियर है इतनी बात, यहाँ तक की बात क्लियर है, ठीक है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या, बता सकते हैं, बोलो, यानी कि एक पैरामीटर है, यानी क्या चीज है, एक पैरामीटर है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ पैरामीटर विच मेजर्स द बेंडिंग ऑफ लाइट ऑफ अ मीडियम, ठीक है, यानी कोई एक मीडियम किसी लाइट को कितना बेंड कर सकता है, उस एबिलिटी को बताने वाला पैरामीटर क्या कहलाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। क्लियर है, कहां से मिलता है, स्नेल्स लॉ से। कैसे मिलेगा, स्नेल्स लॉ से। स्नेल्स लॉ क्या कहता है कि जो भी आपका एंगल आई था बेटा, ध्यान से देखो, जो भी क्या था आपका एंगल आई था और जो आपका एंगल आर था, उन दोनों के साइन को आप क्या कर दो, डिवाइड कर दो, यानी कि क्या, साइन ऑफ एंगल आई डिवाइडेड बाय व्हाट, साइन ऑफ एंगल आर, एंड यू विल गेट अ कांस्टेंट। आपको क्या मिलेगा, एक कांस्टेंट मिलेगा, जो कांस्टेंट बराबर होता है बेटा किसके, म्यू के। किसके बराबर होता है, म्यू के बराबर होता है। म्यू क्या चीज है, उस मीडियम का, बोलो, म्यू क्या चीज है, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर है यहां तक की बात, चलो ठीक है। तो ये 3 पॉइंट हमारे क्लियर हो गए। सबसे पहला पॉइंट हमने रिफ्रैक्शन समझ लिया, उसके कॉज क्या होते हैं वो उसी पॉइंट का पार्ट है। फिर उसके बाद में हमने देखा कि कोई एक ग्लास स्लैब है तो उसके अंदर रिफ्रैक्शन किस तरीके से होगा। देखो यहाँ हमने सारी चीजें क्लियरली देखी, इंसिडेंट रे आएगी, एंगल बनाएगी, रिफ्रैक्टेड एंगल बनाएगी, बाहर निकलेगी, इमर्जेंट एंगल बनाएगी, ठीक है। फिर इसके बीच में एक लेटरल शिफ्ट भी होता है, या लेटरल डिस्प्लेसमेंट होता है, जिसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। तो ये 3-4 टॉपिक कंबाइंडली हमने कर लिए हैं, है ना, ये एक टॉपिक का पार्ट है पूरा। फिर उसके बाद में हमने देखा कि ये जो इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला जाता है वो किसके फॉर्मूले से निकालेंगे, स्नेल्स लॉ से निकालेंगे, जिसमें क्या यूज करते हैं, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट क्या होता है, हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। अब इसका एक आध क्वेश्चन करते हैं फिर आगे चलेंगे, ओके। बोलो बेटा प्लीज।
एक बेटा रफ कॉपी में एक हेडिंग डालो, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवाना है मुझे। अभी जो पूछने वाला पॉइंट है ना, अभी रुक के पूछना, ठीक है। एक जरा रफ कॉपी में लिखो बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये नोट्स का पार्ट नहीं है, हाँ, मैं एक ट्रिक सिखा रहा हूँ जिससे कि आप क्वेश्चंस को अच्छे से कर पाओगे, ठीक है ना। फॉर्मूला ही है वो, लेकिन उसको बस अलग तरीके से लिखकर दिखाऊंगा कि कैसे हम उसको याद कर पाएंगे, ठीक है ना। हेडिंग डालो बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लिखिए इसमें द एक्सटेंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अंदर लिखो बच्चों द एक्सटेंट ऑफ द एक्सटेंट, EXTENT, एक्सटेंट of the change in direction of the के बाद बेटा change in direction लिखा, change in direction that takes place in a given pair of media, in a given pair of media, लिखा, in a given pair of media is expressed in terms of the refractive index, in terms of the refractive index। ठीक है बेटा, इतना हुआ। अब देखो, जैसे कि मैंने पहले ही बताया आपको कि अगर मुझे मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है मीडियम 2 के रिस्पेक्ट में, ठीक है, तो यहां एक लाइन लिखोगे आप, लिखो प्लीज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, लिखो प्लीज, इसी के नीचे से जितना लिखा था उसके नीचे से लिखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन जहां तक हुई ना उसके नीचे से लिखिए द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, लिखा बेटा, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू, लिखा विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। फिर ऐसे ब्रैकेट में लिखना बेटा, बताओ क्या लिखेंगे, बोलो ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, बोलो। यहाँ क्या आएगा, 1 का निकाल रहे हैं ना, तो पहले 1 और फिर यहाँ क्या 2, क्लियर। क्या होगा, इक्वल करके जो पहले लिखा होता है ना, या जिसका निकाल रहे हैं 1 का निकाल रहे हैं ना, तो 1 वाला क्या रहेगा बच्चों ऊपर, यानी कि μ1 ऊपर आएगा सर, और μ2 क्या आएगा नीचे। बस इसी पे सारे न्यूमेरिकल टिके हुए इसके जो भी न्यूमेरिकल आएंगे ना, डबल मीडियम के आ जाए या ट्रिपल मीडियम के आ जाए, वो सब इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। तो मैं रिस्पेक्ट समझ में आना चाहिए कि किसको किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, क्लियर। अगर आपको रिस्पेक्ट समझ में आ गया तो इजीली आप न्यूमेरिकल कर लोगे, फिर उसमें कुछ भी नहीं है, चाहे वो एयर वाटर का आ जाए, एयर ग्लास का आ जाए, ग्लास वाटर का आ जाए, ठीक है, या फिर इनमें से कोई भी कॉम्बिनेशन आ जाए, क्लियर। तो वो सारे कॉम्बिनेशन किस पे डिपेंड करेंगे, रिप्रेजेंटेशन पे, क्लियर। अब दूसरा वाला पॉइंट अपने आप लिख देंगे, बताओ क्या होगा, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम 2, बोलो, विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 क्या होगा बताओ। हाँ, यहाँ 1 μ2 इसको कितना होगा, μ2 अपॉन μ1, सबको याद होगा, ठीक है ना, गुड। जल्दी करो फटाफट, जुबिया समझ में आया बेटा, मुबशिरा समझ में आया बेटा, डन, गुड। अब इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल लेते हैं, ठीक है ना। अब अगर मैं आपसे कहूं कि एक मीडियम में बेटा वाटर और एक मीडियम में क्या है ग्लास, एक मीडियम में क्या वाटर और एक मीडियम क्या है ग्लास है, ठीक है। तो ये दो मीडियम है और इन दोनों मीडियम की एक खासियत ये है कि इनका अगर इंडिविजुअल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप निकालोगे तो उसमें एयर हमेशा कॉमन रहती है, एयर हमेशा क्या रहती है
कॉमन रहती है, ठीक है। यानी कि एयर के साथ में तो आपको हमेशा लेना ही लेना है। जैसे मान लीजिए मैंने कोई भी एक मीडियम लिया है ना, अब मैं यहाँ 2 मीडियम बना लेता हूँ बेटा। एक मीडियम ले लो बच्चों, पहले बताओ वाटर लूँ ग्लास? चलो वाटर ले लो, ठीक है। शारिक भाई ने कह दिया वाटर, तो वाटर लेंगे। फिर उसके बाद में यहाँ ले लो ग्लास, ठीक है। यहाँ क्या ले लो? ग्लास ले लो। अब क्या होगा सर, एयर तो दोनों में रहेगी। एयर क्या रहेगी? दोनों में रहेगी, ठीक है। एयर क्या रहेगी भाई अब्दुल? यहाँ देखो बेटा, एयर क्या रहेगी बच्चे? दोनों में रहेगी, ठीक है। इसमें भी एयर होगी और इसमें भी क्या होगी? एयर होगी। अब अगर मैं इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालूं बेटा वाटर का, ठीक है, किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालूं? वाटर का, तो भी मुझे एयर के रिस्पेक्ट में निकालना है। अगर मैं ग्लास का निकालूं तो भी मुझे किसके रिस्पेक्ट में निकालना है? एयर के रिस्पेक्ट में निकालना है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि इस वाटर का मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख रहा हूं, ठीक है, क्या लिख रहा हूं? RI, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे लिखेंगे बताओ? किसके लिए? वाटर के लिए। रिस्पेक्ट किसकी रहेगी? एयर की। रिस्पेक्ट किसकी रहेगी? हमेशा एयर की। जरा इसका RI लिखो, कितना होगा? बोलो बेटा, बोलो। ए तो हमेशा रहेगा और यहाँ क्या आ जाएगा? जी। क्लियर होगी इतनी बात? रटने दो तो नहीं है। जिसकी रिस्पेक्ट होती है कहाँ लिखते हैं? आगे। जिसकी रिस्पेक्ट होती है कहाँ लिखते हैं? आगे। और करते क्या? उसको डिवाइड। करते क्या? उसको डिवाइड, ठीक है। यानी कि अगर मैं इसे ओपन करूं तो इसे कैसे ओपन करेंगे सर? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर आपको डिवाइड करना होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर से। क्लियर है इतनी बात? बिल्कुल सेम इसके साथ करेंगे। यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास डिवाइडेड बाय कितना? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। पहले मैंने म्यू लिया, बाद में एन लिया, ये दिखाने के लिए दोनों में से कुछ भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आप दोनों को म्यू ले सकते हो, दोनों को एन ले सकते हो, तीनों को म्यू ले सकते हो, तीनों को एन ले सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इट इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन, डिपेंड अपॉन यू। आप जो स्टार्टिंग में लेकर चलोगे वही आपको लेना है। क्लियर है इतनी बात? प्लीज। नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते। ये चीज आपको फिक्स रखनी है। जिसकी रिस्पेक्ट है वो हमेशा नीचे, जिसकी रिस्पेक्ट है वो हमेशा क्या? नीचे, ठीक है। रिस्पेक्ट का मतलब क्या होगा यहाँ? डिवाइड से। रिस्पेक्ट का मतलब क्या है यहाँ? डिवाइड से। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ बेटा, ध्यान से देखो। मैंने एक कॉम्बिनेशन ऑफ मीडिया बनाया। मैंने क्या बनाया? एक कॉम्बिनेशन ऑफ मीडिया बनाया। तो इसमें एक मीडियम बेटा ये ऊपर वाला है और दूसरा मीडियम क्या है? नीचे ही है, ठीक है। तो एक को ले लो वाटर, या फिर एक को पहले वाले को ग्लास ले लो, किसी को कुछ भी ले सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लिए वाटर लिया आपने और ये क्या लिया? ग्लास, ठीक है। अब 2 केस बनेंगे। कितने केस बनेंगे बच्चों? 2 केस बनेंगे। जब आप क्या करना चाहते हो? वाटर का निकालेंगे, ठीक है। वाटर का निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू क्या? ग्लास, ठीक है। वाटर का ग्लास के रिस्पेक्ट में, या फिर आप ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालोगे विद रिस्पेक्ट टू, बोलो क्या? वाटर, ठीक है बेटा। यही 2 केस होंगे ना, इसके अलावा तो कुछ नहीं होगा। अब अगर मैं ये लिखना चाहता हूँ बेटा वाटर का विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, बोलो भाई कैसे लिखेंगे? सर वाटर का निकाल रहे ना आप, तो वाटर तो यहाँ आएगा, ग्लास का आएगा यहाँ आएगा। क्लियर है? क्लियर है इतना? इसी पे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन जो बनेंगे ना इसी पे बनेंगे, और यहाँ आपको फंसना नहीं है ना। इसका जो भी प्रोनाउंसिएशन है या रिप्रेजेंटेशन है वो एकदम एक्यूरेट होना चाहिए आपका। क्लियर? तो क्वेश्चन में कोई गलती नहीं होगी। चले बेटा आगे, इसको बताओ जरा कैसे लिखेंगे। किसका निकाल रहे हो आप? ग्लास का ना। तो क्या होगा? म्यू जी तो यहाँ आएगा और वाटर का आएगा बच्चों यहाँ। क्या आप इसको ओपन करके लिख सकते हैं? बोलो क्या करेंगे? वाटर डिवाइडेड बाय कितना? ग्लास। सर एयर कॉमन है। एयर क्या है? कॉमन है, हमेशा रहेगी। एयर क्या होगी? कॉमन है, हमेशा रहेगी। ऐसे ही सेम इसमें भी बताओ बेटा क्या होगा? डब्ल्यू म्यू जी इसको टू कितना? बोलो ए म्यू जी डिवाइडेड बाय, बोलो ए म्यू और डब्ल्यू। क्लियर है यहाँ तक की बात? इसको रफ कॉपी में लिखेंगे ना, जल्दी से लिखो, ठीक है। देखो पूरा टॉपिक कंबाइंड हो गया। थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं बस, ठीक है बच्चों। यहीं से स्टार्ट किया था ना, जल्दी लिखो।